Hello students, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. कल इसको आपने फुल कैसे किया था? कल हमने इसको बड़ा किया था ना स्क्रीन को। The Yes, sir. slideshow. The slideshow. Right. और फ्रॉम बिगिनिंग से ना। Yes, sir. Yes. sir. Yes. हाँ बेटा देखो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कल कंप्लीट किया था, फिनिश किया था। और आज में जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में से पार्ट अलग है तो इसको अलग से हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक लॉ पढ़ते हैं कि हमारे पास जो आयनिक इक्विलिब्रियम करने से पहले एक लॉ है जिसको हम बोल रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। नहीं मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम दो हो गए ना, एक ए पार्ट हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड पार्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने हेडिंग दिया था इधर देखो, ये सर उसी में लिखना है ना ये? हाँ उसी का बस है, तो चैप्टर तो एक ही है आपका, बस पार्ट ए बी करके तो बड़ा हो जाता है ना, ये करते हैं हम। तो ये है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम करने से पहले देखो एक चीज हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिसको वाटर में डिसोल्व करने पर आयंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड आयंस इन वाटर। इनमें से इन विच कैटायन पॉजिटिव आयन होंगे एंड एनायन नेगेटिव आयन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे सपोज एग्जांपल कोई सा भी लो, जैसे आपने ले लिया NaCl, तो यू नो NaCl होता है ना। तो NaCl वैसे तो सॉलिड होता है NaCl, आपने सॉल्ट देखा होगा सभी ने। लेकिन जैसे ही NaCl को वाटर में डालते हो आप, वाटर में डालने पर ये गायब हो जाता है। एक्चुअल में गायब क्या होता है, बिकॉज इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं, Na+Cl। एक्वा सॉल्यूशन को NaCl डालोगे तो Na+ आयन मिलेंगे, Cl नेगेटिव मिलेंगे। जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन, पॉजिटिव आयन को। और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? Anion. एनायन। अब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोल सकते हैं, कैटायन एनायन ही वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट हो गया ना बेटा। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? जो दोनों मिला प्रोवाइड, के। हाँ पूरा मिला के। एक्चुअली इसको इसलिए बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये लिख सकते हो ना आप नॉट, जब आप मान लो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे आयंस। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कैटायन एंड एनायन are moved toward opposite charged electrode, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब अगर कैटायन होगा तो किस पर जाएगा? कैटायन होगा, खुद पॉजिटिव है, कौन से पोल पे जाएगा ये? कैथोड। नेगेटिव पोल पर, है ना। और नेगेटिव पोल को हम कैथोड बोलते हैं। और जो आपका एनायन होगा, एनायन खुद कैसा है? एनोड पे जाएगा। नेगेटिव है तो किस तरफ जाएगा? Anode. एनोड। पॉजिटिव पोल पर। पॉजिटिव पोल को हम एनोड बोलते हैं। सपोज ये पोल है तो एनोड बोलेंगे ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो आयंस दे सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, और आयन जो है अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो अपोजिट चार्ज वाले अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट, चलो इलेक्ट्रोलाइट को आप डिवाइड जो करोगे वो टू टाइप में करोगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। Electrolytes are of two types,
स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बोलते हैं अभी बात करते हैं आगे। ले जाओ, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा फिर। हो गया सर। अब देखो, इसमें जो हमने अभी कंसिडर किया कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हो? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं वाटर के अंदर, कंप्लीटली आयनाइज्ड। एज्यूम टू 100% आयोनाइज्ड इन वाटर। तो वाटर में 100% आयनाइज्ड एज्यूम होते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें एग्जांपल जो है एसिड भी हो सकते हैं। एसिड होंगे तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। बेस होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और सॉल्ट भी हो सकते हैं तो हम उनको जनरली वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे। कुछ भी आ सकते हैं, एसिड भी आ सकते हैं, बेस भी आ सकते हैं, सॉल्ट भी आ सकते हैं, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से वाले होते हैं? हेलोजन हो जिसके साथ, हेलोजन हो जहां पर, या सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर या नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ ऑक्सीजन मस्ट। अगर ऐसा कोई होते हैं, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो विद ऑक्सीजन, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कैसे क्या करते हो एग्जांपल, आप हेलोजन कोई भी हो सकता है ना, जैसे HCl। तो HCl को क्या एज्यूम करोगे बेटा? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही देखो H2SO4, H2SO4, सल्फर आ गया तो सल्फर अकेला नहीं देखना है, उसके साथ क्या देखना है साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखना है। जैसे नाइट्रोजन वाला है तब भी ऑक्सीजन देखना है, हेलोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं देखने की जरूरत है। HNO3, N के साथ वो आ गया। तो इनको हम एज्यूम करेंगे कि ये ऐसे एसिड हैं जो वाटर में 100% आयनाइज होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड। सर मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेक, कौन सा है? मतलब ब्रेक हो जाते हैं जो। आयोनाइज्ड हो जाते हैं बेटा, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कैटायन और एनायन देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है ना, अभी अभी पढ़ा ना पिछले में पॉइंट में, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कैटायन और आयन दे। आयोनाइज्ड का मतलब है जो आयन दे। HCl है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन दे देगा वाटर में कंप्लीटली। H2SO4 है तो ये भी H पॉजिटिव और सल्फेट आयन दे देगा कंप्लीटली। HNO3 है तो H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन दे देगा कंप्लीटली। क्लियर? सर ये जो ये है कि सल्फर और नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन और ये वाला, मतलब ये जनरली होता है या फिर ये ऐसा रूल है? हाँ, याद रखना बेटा, ये इसीलिए बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे याद करने हैं। वैसे तो बहुत सारे एसिड है तो फिर कैसे याद करोगे, जैसे कैटेगरी याद रखनी है। तो मैं क्लास में अगर बोलूंगा H2SO4 तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसका मतलब, फिर इसका मतलब कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, उसको वीक बोलते हैं। तो इसमें क्या होंगे? वीक एसिड, वीक बेस और स्पेरेंगली सोल्यूबल साल्ट। मतलब जो कम सोल्यूबल होते हैं स्पेरेंगली बोलते हैं, कम वाले को, लो वाले को स्पेरेंगली लो सोल्यूबल सॉल्ट। अब देखो, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग वाले याद कर लिए तो वीक अपने आप याद हो जाएंगे ना, जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वीक में, जिनमें COH होता है, कार्बन वाले COH, या जो ऊपर वाली कैटेगरी में फिट नहीं बैठे वो सारे इसमें डाल देना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं H2CO3, तो H2CO3 को कौन सा एसिड लोगे आप? वीक। वीक एसिड, क्योंकि ऊपर तो नहीं बताया ना मैंने स्ट्रॉन्ग वाले में आपको कार्बन वाला। जैसे देखो H2S, तो H2S को कौन सा एसिड लोगे आप? वीक। सल्फर तो है लेकिन क्या नहीं है साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है। वीक लोग। HCN, नाइट्रोजन है लेकिन क्या नहीं है नाइट्रोजन के साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये ऐसे कोई भी एसिड आ जाए तो H2S, HCN, H2CO3, RCOH, इन सबको कौन से एसिड कंसीडर करोगे बेटा? वीक एसिड। मतलब ये वाटर में कंप्लीटली आयनाइज
नहीं होंगे। इसी टाइप से देखो स्ट्रॉन्ग बेस एस ब्लॉक वाले जितने भी होते हैं, एस ब्लॉक वाले हाइड्रोक्साइड ऑफ, सर पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब 100 से कम कितने भी हो। कितना भी मतलब कंप्लीटली नहीं होगा। सर वैसे HF भी वीक एसिड में ही आता है ना? कौन? लिखा है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। नहीं, वो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड वो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड है। वो HCl या HF का कंपैरिजन करोगे वो अलग बात है। अभी तो आपने ऐसे समझना है ना, वाटर के अंदर। तो देखो अच्छा, वो भी कंप्लीटली हो ही जाएगा डिसोसिएट। हाँ, हो जाएगा वो कंप्लीटली। जो मैं दे रहा हूँ वो तो याद करनी है आपने, फिर दूसरे आते जाएंगे तो करते जाओगे, ऐसे तो बहुत सारे है ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जो हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप वाले हैं। जैसे देखो KOH, NaOH है ना, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। तो वीक बेस क्या हो जाएंगे, जो उसमें नहीं आए वो सारे वीक बेस, जैसे NH4OH अमोनिया। एन नाइट्रोजन तो जो है वो तो फर्स्ट ग्रुप का नहीं है ना, नाइट्रोजन फर्स्ट ग्रुप में तो एल्किली मेटल होती है या एल्केलाइन मेटल होती है। जैसे मैं कोई ट्रांजिशन मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लूं, जैसे मैं कह दूं फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्या एज्यूम करोगे बेटा, अब फेरिक है, ये मेटल एल्किली मेटल तो नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड ग्रुप का तो नहीं है ये, इसलिए कैसा होगा ये, वीक बेस। इवन पी ब्लॉक का कोई हो, जैसे ALOS थ्राइस, ये सारे बाकी जितने भी आ जाएंगे वीक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वाले ध्यान रखो, बाकी दूसरे जितने रह जाएंगे वीक हो जाएंगे। और वाटर सोल्यूबल साल्ट कौन से होंगे, जो सॉल्ट किससे बनाओ, मेड फ्रॉम, वीक एसिड एंड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इन्हीं अच्छा से, स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड इनसे जो बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बना हुआ कोई भी साल्ट होगा वो आपका वाटर सोल्यूबल साल्ट होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट है तो वो भी किस में आएगा, 100% आयनाइज में आएगा, मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaCl, Na यहां से आ गया, Cl यहां से आ गया, NaCl, K2SO4। तो इसका मतलब जो इनसे नहीं बना हो, जो इनसे बना हो, जैसे मान लो कोई भी आपका इनसे बना हुआ, जैसे बेरियम सल्फेट, यहां दे दो, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल दो, AgCl बोल दो, AgCl, बेरियम सल्फेट, ये आपके स्पेरेंगलिश, बेरियम इवन यहाँ का है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का है, लेकिन वो इधर रखना है बेरियम सल्फेट को, स्पेरेंगली सोल्यूबल साल्ट। बाकी आपको कैटेगरी धीरे धीरे याद हो जाएगी, याद करना है आपको धीरे धीरे। तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि किन किन को आपने, सर इसमें तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। किसके साथ, सर सल्फर के साथ। हाँ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। एसिड वाला पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेरियम वीक हो जाता है ना, इसलिए बेरियम सल्फेट को इस कैटेगरी में रखना है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में। बेरियम सल्फेट का 10th क्लास में याद हो तो व्हाइट PPT बनता था। यस सर। AgCl का व्हाइट PPT अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका, वैसे प्रैक्टिकल चीज है ना ये, जिसका प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब वो कम सोल्यूबल है, लो सोल्यूबल है। जो PPT फॉर्म कर रहे हो, जितने भी PPT फॉर्म कर रहे हो वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, पार्शियली आयनाइज्ड। ऐसे याद कर सकते हो सॉल्ट को। एक जनरल आइडिया याद रखना है कि आप किन किन को वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे, यानी कि वीक एसिड या वीक बेस लोगे, और किस किस को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। सर सर जो ये हमारा कार्बोनिक एसिड होता है ये हमारा वीक एसिड होता है, बट सर इसमें भी तो हमारा मतलब हेलोजन आता है, जैसे कि हाइड्रोजन। हेलोजन कहाँ है बेटा इसके अंदर, हेलोजन नहीं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यस सर। क्लियर बेटा, चले आगे। यस सर। बाकी ने भी कर लिया। तो एक जनरल आइडिया है कि जो मटेरियल है, कोई भी, आप सिंपल आइडिया ये याद करना है, कोई भी मटेरियल अगर वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है देन इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
and if it is partially ionized then it is known as weak electrolyte. Clear? यस सर। Yes, sir. सर जो अब बेरियम suppose हाइड्रोक्साइड है वो वैसे स्ट्रॉन्ग बेस ही हुआ ना? हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए सर्किल लगा दिया है मैंने। लेकिन बेरियम हाँ सल्फेट आ जाए तो आपने इसमें लेना है, इसलिए मैंने सर्किल किया है, देखो इसको। हाँ, मतलब वो सॉल्ट में एक्सेप्शन है, लेकिन जो बेस है वो तो स्ट्रॉन्ग ही है बेरियम हाँ, वो हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग नहीं लेगी, बिल्कुल। ओके सर। अब देखो, अब ये पॉइंट हमारा ये चीज आ गई हमारे पास कि अब इससे पहले अगर बात करें अपने कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास HCl, सपोज HCl, सोचना ये है HCl को मैंने क्या किया, वाटर में डाला। अब HCl कितना भी हो, लेकिन जैसे ही वाटर में डालूंगा तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। तो HCl मुझे किस फॉर्म में मिलेगा कि HCl सिंगल एरो मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा एक्वस में। क्लियर? इसका मतलब HCl मुझे जो यहाँ मिलेगा वाटर में सिर्फ कौन सी फॉर्म में मिलेगा, H आयनिक पॉजिटिव और फॉर्म। Cl नेगेटिव। अब मैं बोलूं कि इनिशियली जब टाइम 0 था मैंने इसके C मोल ले लिए, C कंसंट्रेशन ले ली HCl की, तो उस टाइम पे H पॉजिटिव कितना होगा बेटा, 0। 0 Cl नेगेटिव कितना होगा उस टाइम पे, 0 0। लेकिन कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद ये तो C का C खत्म हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ये है ना? हाँ कंसंट्रेशन मोल कुछ भी ले लो, अभी तो आप सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं आपको। तो ये HCl सारा का सारा डिजोल्व हो जाएगा, C का C पार्ट डिजोल्व होकर के इधर 1 है तो ये भी C बन जाएगा, इधर 1 है तो ये भी C बन जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या होगा कि HCl तो कंप्लीटली यूज हो गया, लेकिन वो किस फॉर्म में आ गया, H आयोनाइज्ड फॉर्म पॉजिटिव में। आयन और C में। इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, HCl इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड इन वाटर, है ना। बट अगर मैं इसकी जगह CH3COH ले लो बेटा, इसको जानते होंगे आप, CH3COH को क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड एसिड। एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डालूं, वाटर में डालने पर क्या होगा देखो, अगर इसको मैं वाटर डालूं तो इसलिए HCl कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, दैट्स व्हाई हम HCl को कैसा इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे हैं, सारा प्रैक्टिकल वर्क है ना, वैसे कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, HCl को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड को आप डालोगे तो एसिड एसिड थोड़ा तो आयोनाइज्ड होगा, कुछ देर तो आयोनाइज्ड होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन फिर इसके साथ वो जो है नीचे बैठने लग जाएगा, CH3CH फिर आयोनाइज्ड हो गई। इसका मतलब अगर CH3COH को हम सोचे तो CH3COH भाई क्या बनाना चाहिए था, आयोनाइज्ड होता तो CH3CO नेगेटिव बनाता और प्लस H पॉजिटिव बनाता, है ना। लेकिन हमने सपोज स्टार्टिंग में इसका 1 मोल लिया, तो ये कितना होना चाहिए था, 0 और ये 0। और T टाइम के बाद हमने नोट किया कि 1 में से थोड़ा सा पार्ट ही गया, सपोज अल्फा गया, सपोज अल्फा x कुछ भी ले लो, तो 1 अल्फा चला गया, तो ये कितना बन जाएगा, इधर इधर भी 1 है तो 1 अल्फा, और ये भी कितना बन जाएगा बेटा, 1 अल्फा। अल्फा। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो एसिटिक एसिड भी तो बचा रहेगा इतना, है ना। यस सर। और एसिटेट आयन भी होगा, H पॉजिटिव आयन भी होगा, इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। वीक वाला जो है जिसमें रिएक्शन कंप्लीशन को अप्रोच नहीं करती, उसको क्या बोलते हो आप, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। थोड़ी देर के बाद वाटर भी, मतलब एसिटिक एसिड अभी भी बचा हुआ है, कुछ पार्ट उसका आयन में कन्वर्ट हुआ है। इट मींस एसिटिक एसिड जो हुआ है वो एसिटिक एसिड इज नॉट Completely ionized in water. नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, प्रैक्टिकल करके देखा हमने। और जब कोई कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा वाटर में तो उसी को क्या बोलते हो आप, दैट्स व्हाई इसको हम कौन सा कंसीडर Weak करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो वीक होंगे वो वाले बनाएंगे ना, यस इक्विलिब्रियम क्यों नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन तो कहाँ अप्रोच कर गई, ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग वाला था ये तो अप्रोच किसको कर गया,
कंप्लीशन को। रिएक्शन अप्रोच टू कंप्लीशन। अब पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर कोई वीक हो तो क्या उसका आयनाइजेशन हम बढ़ा सकते हैं क्या? मतलब अगर कोई आयनाइज हो रहा है तो उसको आयनाइजेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो एक तरीका तो टेम्परेचर है ही, खैर टेम्परेचर हीट करते तो आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता है ना? बट टेम्परेचर को छोड़ के अगर सोचें तो कुछ कर सकते हैं। तो ये काम किया था ओस्टवाल्ड ने, एक साइंटिस्ट। उसने कहा कि वीक में अगर पानी बढ़ाते जाओ आप, पानी का अमाउंट चेंज करोगे तो वीक का कुछ एक्सटेंट और आयोनाइज हो सकता है। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए अब बात? कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन मतलब पानी बढ़ाना, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी का अमाउंट बढ़ाते जाएं तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब उसका जो आयोनाइजेशन है वो भी बढ़ सकता है। यही पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे। उसी को पढ़ने के लिए सारा हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है सारा। क्लियर? यस सर। ये चलो आगे। यस सर। यस सर। सभी का कंप्लीट है बेटा? यस सर। ये चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो, अब इस पॉइंट को देखो, मैंने क्या हेडिंग डाली है देखो। ओस्टवाल्ड ये साइंटिस्ट था जिसने डाइल्यूशन मतलब वाटर डाल के देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, या इसी को बोल सकते हो डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन अपोजिट होते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना पार्ट डिसोसिएट होता है। तो इसको समझने के लिए हम सपोज क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज हमारे पास कोई भी ले लो, जैसे ए बी, सपोज हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ए बी इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर में डाला, क्या रिएक्शन बनेगी? अभी पढ़ा हमने, देखो ए बी को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो हमारे हिसाब से आयंस बनना चाहिए था सपोज ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव एक्वस। विदाउट बेटा यहां तक किसी को ए पॉजिटिव प्लस बी नो सर। नेगेटिव। हमने प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट किया जब टाइम 0 था। सपोज हमने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल लिया तो ए पॉजिटिव कितना था उस टाइम पे बेटा? 0। 0 नेगेटिव भी 0। सपोज आपने Yes, क्या sir. किया, टी टाइम के बाद आपने सोचा कि इसमें से अल्फा अमाउंट चला गया, 1 में से अल्फा गया, अल्फा कम हो गया। तो 1 अल्फा कम हो गया तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 1 है, तो ये कितना बन जाएगा? 1 अल्फा। ये भी कितना हो जाएगा? Alpha. अल्फा। ये सपोज अभी जो कंसीडर कर रहे थे आप, मोल कंसीडर कर रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन बना लेते हैं अब हम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आपको पता होगा बेटा? मोल अपॉन वॉल्यूम। Moles upon volume. तो सपोज ये जो मैंने वी वेसल्स में कर लिया तो वी वॉल्यूम मैंने 1 मोल डाल दिया। तो कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी बेटा? 1 माइनस अल्फा अपॉन, पहले पढ़ रखा है ये सारा वी, V. ये कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन Alpha upon V. बी, और बी कितना हो जाएगा हमारे पास? Alpha अल्फा upon अपॉन बी। अल्फा अपॉन बी। और यू नो कि जो आपने अभी क्या किया है, सिंस कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल किसके? इलेक्ट्रोलाइट के अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो C इज इक्वल टू, मोल कितने डाले थे बेटा आपने? देखो ए बी के कितने मोल लिए थे स्टार्टिंग में? 1 मोल। One. और वॉल्यूम 1 मोल। कितना था? V. V। 1 बाई वी को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई वी को C लिखा जा सकता है बेटा। मैं Yes, यस सर। इस ऊपर वाली टर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी को क्या लिखा जा सकता है? C 1 माइनस अल्फा। इस अल्फा बाई 1 को क्या लिखा जा सकता है? C अल्फा। और अल्फा बाई 1 को इसको भी क्या लिखा जा सकता है? C अल्फा। कोई डाउट किसी को? No, sir. अब आप अगर K का एक्सप्रेशन बनाओगे इसके लिए, सपोज इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए K करोगे तो एक्सप्रेशन इस रिएक्शन को देख के लिखोगे। K इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? A पॉजिटिव आयन इंटू बी नेगेटिव आयन, और ए बी हमने एक्वस में डाला हुआ है, वो भी पानी के अंदर है, तो ए बी एक्वस
क्लियर? यस सर। सर हाँ, ये जो सी है फिर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना? सी कंसंट्रेशन रिएक्ट जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट किया था उसका सी कंसंट्रेशन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हो गया ना ये हाँ AB मतलब का। स्टार्टिंग वाला हुआ ये। हाँ, स्टार्टिंग उसी का होगा क्योंकि उसी ने स्टार्ट किया ओके। एक मिनट। तो K इज इक्वल टू बेटा देखो आया A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो K का एक्सप्रेशन जिसे बनाते हो लिखो K A की कंसंट्रेशन कितनी है देखो ये रहा 1 C मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। C अल्फा है ना, A का कंसंट्रेशन ये रहा A का कंसंट्रेशन अच्छा ये रहा हाँ सर, वो मैंने ए बी की बता दी थी। C अल्फा है ना, और B का कंसंट्रेशन देखो वो भी सी C सर अल्फा, अल्फा। उसका भी सी अल्फा है। वो भी C अल्फा है बेटा, और AB का कंसंट्रेशन देखो इक्विलिब्रियम पर सी इंटू एग्जैक्टली 1 1 माइनस माइनस अल्फा। अल्फा। C1 माइनस अल्फा, तो C से एक C कैंसिल हो गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? सर नो ये सर। सारा काम ये इधर ये वो लिखा ना इक्विलिब्रियम, वो उधर हम्म, जो ए प्लस की कंसंट्रेशन के बाद जो लिखा है वो ई क्यू ही है ना, मतलब इक्विलिब्रियम। वो और करके लिखा है ना, ऊपर वाली बात को और लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 माइनस अल्फा अपॉन बी और C1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं अपने। नहीं सर, जहाँ पे आपने के इक्वल्स टू लिखा है पहला हाँ, वाला जो है ये तो इक्विलिब्रियम लिख दो या इक्विलिब्रियम। एक्वस एक्वस लिख दो क्योंकि पानी में ले रहे हैं ना अपने, है इक्विलिब्रियम वाला ही। अच्छा अच्छा ओके। तो बेटा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस, अभी पिछले दिनों आपने किया था, इफ अल्फा इज वेरी लेस हो, अल्फा इज वेरी लेस 10% से कम हो, तो क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन को? K इज इक्वल सी टू इक्वल्स को आर। सी Square. अल्फा। अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, K इज इक्वल टू C अल्फा है तो अल्फा का रिलेशन निकालें हम, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? K अपॉन C अंडर रूट, यस सर। लिख सकते हैं ना ऐसे, स्क्वायर हटाएंगे तो K पर अंडर रूट आ जाएगा और K बाई C लिख सकते हैं ऐसा। तो K तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये क्या चीज है? कांस्टेंट। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट C आ गया, ये कांस्टेंट है, तो इक्वेट हटा दिया मैंने, इक्वल टू हटा दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट C आ गया, या और इसी रिलेशन को क्या लिख सकता हूं? अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट C, C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा देखो, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट V, बिकॉज C इज इक्वल टू 1 बाई V होता है। तो अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? अल्फा कंसंट्रेशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन अल्फा वॉल्यूम के क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज से बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा है ना कि जितना वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे ये चीज, उतना अल्फा क्या होता जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा वॉल्यूम। मतलब अल्फा का मतलब है यहां से टूट टूट के इधर आता जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। तो यही बात किसने बताई? ओस्टवाल्ड ने। ओस्टवाल्ड कहता है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते जाओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते जाओ, वाटर मिलाते जाओ, तो उसका डिसोसिएशन क्या होता जाएगा? कम होगा बढ़ेगा? इंक्रीज। बढ़ेगा सर। बढ़ता जाएगा। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो ये चीज क्लियर कट यहाँ शो हो रही है कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट, एक बार पीछे आऊंगा लेकिन मैं एक बार आगे जाकर के एक लाइन लिखता हूं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या दोगे आप? तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्या स्टेटमेंट दोगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम टेम्परेचर फिक्स रख रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte at
कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मैंने फार्मूला बनाया है वही बात लिखने जा रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो देखा है वो लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब डाइल्यूशन, अंडर रूट वी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। या इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर रूट रूट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन अपोजिट चीजें होती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यस सर। मतलब यहाँ अल्फा अंडर रूट सी रिलेट होगा, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिखा है आपने, इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा, सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर मुझे पहले की कंसंट्रेशन या पहले का वॉल्यूम पता है तो मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ ना, C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू और न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं। उसका ये तो सेम ही आना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो सी अल्फा स्क्वायर C1 अल्फा 1 स्क्वायर, पहले कंसंट्रेशन इतनी थी तो अल्फा इतना होगा, फिर कंसंट्रेशन इतनी है तो अल्फा इतना होगा, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा आप स्टेटमेंट पोस्ट वाल डाइल्यूशन लो? सर हाँ सर जो कंसंट्रेशन 1/, वॉल्यूम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्यों ले रखा है? साल्ट जो लिया है आपने कुछ अमाउंट तो लिया होगा ना साल्ट का, तो कंसंट्रेशन तो लोगे ना। यस सर, पर इक्विलिब्रियम वाला क्यों नहीं ले सकते? इक्विलिब्रियम वाले से ही तो सोल्व करके ये रिलेशन निकाला है आपने, यस सर। इसलिए ओके जो सर। नेट रिजल्ट डिस्कस कर रहे हो ना। यस सर, समझ आ गया सर। यस। अब देख लो ये, अब नोट करो। हो गया सर। हो गया बेटा सभी का, आगे चलो। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो। यस सर हो गया। ये नेक्स्ट वाला, हो गया सर। डन है बेटा सभी का? यस सर। कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद थोड़ा सा हम एक आइडिया लेते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट करते हैं। कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, इसको बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया। जैसे सबसे पहला साइंटिस्ट था आरेनियस। आरेनियस ने क्या किया, यही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने यूज किया था वो किया। उसने वाटर में किसी सब्सटेंस को डाला, उसने बोला कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसोल्व करते हैं और वो H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, और अगर OH नेगेटिव आयन देता है वाटर के अंदर, लेकिन वाटर मस्ट है, वाटर में डिसोल्व करने पर OH आयन देता है तो उसको हम बेस बोलते हैं। अब एग्जांपल, जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा था, जैसे HCl लिया था, HCl को जैसे ही एक्वस में डाला, आपने वाटर में डाला तो उसने क्या दिया आपको, H plus and Cl minus। H प्लस आयन दे रहा है, तो आरएनएस के अकॉर्डिंग HCl क्या हुआ, एसिड। एसिड। एसिड हो गया ना। इसी टाइप से अगर मैं NaOH को वाटर में डालूं तो NaOH क्या देगा, Na plus and OH OH नेगेटिव।
वो क्या दे रहा है, OH नेगेटिव, तो NaOH वाटर में OH नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस। और इसके अकॉर्डिंग नोट क्या है कि H पॉजिटिव ऑफ एसिड react with OH negative of base to form water. This reaction is known as neutralization. आज तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, एसिड और बेस रिएक्ट करके और वाटर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते थे ना। यस सर। Cl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो आप इसको बोलोगे एसिड। 10 तक तो ऐसे पढ़ा था आपने, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन का जो वर्किंग है वो अब आप देखोगे कि HCl वो आप पढ़ते थे, एक्चुअल पॉइंट ये है कि जो एसिड का H पॉजिटिव आयन है और बेस का OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। और वाटर ऑलवेज न्यूट्रल होता है, ऑलवेज इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुआ, आरएनएस के अकॉर्डिंग H positive of acid react with OH negative of base to form water. This reaction is known as neutralization. Clear? भाई आप ये ध्यान रखना है कि आरएनएस क्या कहना चाहता है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर में। थ्योरेटिकल पार्ट ये है कि आरएनएस क्या कहना चाहता है, कि एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, एसिड कौन से हैं, बेस कौन से हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक्चुअली क्या है, हम बोल देते हैं H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन जो होता है वो आपका हाईली हाइड्रेटेड होता है। अकेला H पॉजिटिव आयन, नॉलेज क्लाउड में लिख रहे हैं पॉइंट, बेयर H पॉजिटिव आयन, बेयर मतलब ओनली, अलोन, कैन नॉट एग्जिस्ट। अकेला तो कैसे एग्जिस्ट करेगा ये ना, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो इट इज हाइड्रेटेड विद वाटर, हाइड्रेटेड विद वाटर। जैसे मान लो कैसे लिखोगे, एज एग्जांपल H पॉजिटिव आयन के साथ वाटर अटैच होते हैं, और कितने भी अटैच हो सकते हैं, 1 से लेके 4 पार्टिकल। जैसे एक H2 अटैच हुआ तो हम बनाएंगे H, 2 हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन, H3O पॉजिटिव। वो भी अटैच हो सकते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट जो करेगा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 2 होंगे तो देखो 2 2 या 4 हाइड्रोजन और एक 1, ये 5, ऑक्सीजन आ रहे हैं 2 पॉजिटिव, H5O2 पॉजिटिव। 3 भी अटैच हो सकते हैं बेटा। सर किधर एडजस्ट नहीं हो सकते, जो आप कह रहे हो ये वाली बात समझ में नहीं आई। अकेला H पॉजिटिव प्रोटॉन होता है बेटा, प्रोटॉन अकेला सॉल्यूशन में कैसे रह सकता है, प्रोटॉन की तो एग्जिस्टेंस अकेली हो ही नहीं सकती, इसलिए वो वाटर के साथ अटैच होकर एग्जिस्ट करेगा, इन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। लिख ये देते हैं लेकिन एक्चुअल प्रेजेंस ये होती है। जैसे H पॉजिटिव के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर में ही तो डिसोल्व कर रहे हो ना आप उसको, वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होकर रहते हैं। तो H पॉजिटिव 3H2 अटैच कर दो, कितना बन रहा है देखो, बताओ जरा जल्दी से। H7O3। वेरी गुड, H7O3 पॉजिटिव। 1 से लेके 4 तक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। H2O कितना बनेगा देखो, H9O4। H9O4 पॉजिटिव। तो इन फॉर्म में H9O4। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, H पॉजिटिव आयन कैन एग्जिस्ट, तो सारे आंसर देने बेटा, तभी में एग्जिस्ट कर सकता है। और जनरली हम या तो ये फॉर्म यूज करते हैं, या कई बार आप देखोगे क्वेश्चनिंग जब करोगे तो ये भी यूज करोगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, बोलते हैं इसको हम हाइड्रोनियम आयन। यानी का मतलब H पॉजिटिव आयन अकेला प्रोटॉन होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वाटर के साथ मिलके एग्जिस्ट करता है। आपकी नॉलेज के लिए बात है, वो एग्जिस्टेंस में वाटर 1 से लेके 4 तक उसके साथ अटैच होता है।
सर ये 4 से ज्यादा क्यों नहीं होता? उतनी जगह नहीं होती हाइड्रोजन की चारों तरफ, छोटा सा है ना, मैक्सिमम 4 वाटर ही अटैच आ सकते हैं, जगह होगी उतने ही तो आएंगे पार्टिकल चारों तरफ। अच्छा मतलब सर ये वो जैसे मिसल फॉर्मेशन में डिस्क के हाँ आसपास वो हाँ जाता हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है ना? बिल्कुल, घेर लेंगे उसको, जितनी जगह होगी उतने ही घेर पाएंगे चारों तरफ। अच्छा अच्छा, ओके सर। क्लियर, चले आगे बेटा। यस सर। यस सर। सर जैसे कि H3O का हाइड्रोनियम आयन नाम है, तो बाकी जो मतलब जो बाकी आयन्स बन रहे हैं H5O2, इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है? ना, उसका बस डाइहाइड्रेटेड, फिर 3 4 टेट्राहाइड्रेटेड ऐसे बोलते हैं। ओके। इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब आरएनएस थ्योरी में तो प्रॉब्लम है। आरएनएस थ्योरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वाटर होगा तभी तो बता सकते हो आप कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। अगर मान लो वाटर ही नहीं है वो तो नहीं बता सकते ना। मतलब आरएनएस क्या कह रहा है कि पहले वाटर लाओ, उसमें डिसोल्व करके देखो, H पॉजिटिव होगा तभी तो बता पाओगे। तो लिमिटेशन क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। सर हम वाटर के वाटर ये नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। हाँ, एक तो वाटर सोलवेंट इज मस्ट, विदाउट वाटर, मतलब ये क्या लिख सकते हैं हम, विदाउट वाटर वी कांट प्रिडिक्ट एसिड एंड बेस। क्लियर, तो मतलब वाटर में डालें तभी तो होगा, अगर वाटर नहीं है तो फिर कैसे बताओगे एसिड या बेस। दूसरा पॉइंट, अगर किसी के पास H पॉजिटिव नहीं है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वी कांट प्रिडिक्ट एसिड बेस, है ना। जैसे एग्जांपल मान लो CO2 है, देखो CO2 भी एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिडिक है, लेकिन ये थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं करती ये बात, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, जब तक H नहीं होगा तो हम कैसे डिसाइड, लेकिन होता है तो इसका बिहेव तो एक्सप्लेन नहीं करता ना ये। जैसे आगे चल के पढ़ोगे CO2 BF3 ये एसिडिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं है इनके पास, नॉट कंटेनिंग हाइड्रोजन, बट ये क्या है, एसिडिक है ना। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही टिन वगैरह कुछ होते हैं, उनके बिहेव बेसिक होते हैं, लेकिन उनमें OH नहीं होते। तो सर फिर इस थ्योरी से पहले पता कैसे चला था कि एसिड्स ही हैं? वो तो इसकी लिमिटेशन कर रहे हो, तो अगली थ्योरी तो बाद में पढ़ोगे ना। जो लिमिटेशन होती है वो करने के बाद ही तो फिर पता लगेगा, दूसरी थ्योरी पढ़ोगे तब पता लगेगा ये क्या है। नहीं सर, लिमिटेशन आई होगी तो फिर वो। लिमिटेशन तो आई बाद में ना, जब किसी ने कोई काम कर दिया उसकी गलतियां तब थोड़ी पता लगती है, जब दूसरा कोई अच्छा काम सर, करेगा तब ठीक पता है। लगेगी ना। या तो मैं बस आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, इसका मतलब ऐसी ओके चीजों को सर। explain नहीं कर सकते इस थ्योरी में। तो फिर क्या है, एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी थ्योरी दी। चलो आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ब्रोंस्टेड लोरी। दो साइंटिस्ट थे, मिलके उन्होंने कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड। सर ये थ्योरीज एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, मतलब ये साइंटिस्ट के नाम वगैरह? बिल्कुल, सारा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है जो लिखी होती है बुक में। ब्रोंस्टेड क्यों, क्या मुश्किल लगने लग गया क्या नाम देखते ही? ये मुश्किल लगने लग गया तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा, साइंस ली है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। दूसरा साइंटिस्ट देखो, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इन्होंने दूसरा रूल दिया। इन्होंने बोला कि दो की रिएक्शन करवा के देखो, जो प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर कंसेप्ट। इन्होंने बोला कि जब दो की रिएक्शन कराओगे, आप पानी मत लो, आप दो चीजों की रिएक्शन करवा के देखो। जब रिएक्शन करवा के देखोगे तो एक प्रोटॉन देगा और एक प्रोटॉन लेगा, तो जो एसिड होगा बेटा वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन जो देगा। डोनेट करें।
जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। Yes. जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। जैसे देखो कहता है एग्जांपल, मान लो आपने रिएक्शन किया HCl का, और ये रिएक्शन किया आपने NH3 के साथ। जब रिएक्शन करवाया तो आपने देखा कि ये बना ये वाला NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में सोचो HCl ने क्या काम किया है बेटा? HCl ने क्या काम H प्लस डोनेट करा है NH3 को। H अपना H पॉजिटिव जो था वो किसको दे दिया? अमोनिया को। अमोनिया को। देखो। HCl क्या हुआ इस थ्योरी में, इस रिएक्शन में? एसिड। प्रोटॉन Acid. डोनर। प्रोटॉन डोनर है तो एसिड नहीं, ऐसे बोलोगे ब्रोंस्टेड एसिड। क्या बोलोगे? ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है ना ये, ब्रोंस्टेड एसिड। और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलोगे? प्रोटॉन ब्रोंस्टेड बेस। एक्सेप्टर। इसलिए Bronsted base. ये ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। यहाँ तक बताओ बात क्लियर हुई? सर ये Yes, इक्वेशन sir. वाले एक और बार बता दीजिए। क्या बता दो दोबारा? सर इक्वेशन वाला, ये वाला। इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ HCl याद करनी है बेटा। 10th क्लास की equation। आगे बढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करोगे? HCl की NH3 से रिएक्शन की तो क्या बनाया है मैंने? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो गया कहाँ उसका H? इसके पास गया वो। इसका मतलब ये H पॉजिटिव NH3 के पास अटैच होके NH4 पॉजिटिव बन गया। पीछे क्या रह गया? Cl। या इसको ऐसे लिखो, होगा यार जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है उसके लिए मुश्किल होने वाला है ये चैप्टर। ये है तो इसमें से इसमें कन्वर्जन देखो क्या हुआ है। HCl Cl नेगेटिव में हुआ तो HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो हुआ क्या HCl के साथ? सर HCl NH3 के पास चला गया। मतलब कुल मिला के HCl ने तो अपना H दे दिया ना। यस सर। HCl किसका काम कर रहा है यहाँ पर? प्रोटॉन देने का काम कर रहा है। और जब कोई प्रोटॉन देता है तो उसको क्या बोलोगे आप? ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड। NH3 ने क्या किया है? इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्सेप्ट करा है प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो NH3 क्या हुआ? ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड। समझ गए बात? यस सर। इस रिएक्शन में HCl ब्रोंस्टेड एसिड है और NH3 ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस। इतनी बात क्लियर है बेटा? हर किसी फिर इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? अगर एसिड बेस ये है तो इसमें अगर कभी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फिर नोट करके लिखना। कोई भी स्पीसीज एक H पॉजिटिव से डिफर होती है, स्पीसीज, ध्यान देना बेटा ध्यान से, तो बड़ा मुश्किल चलने वाला है। स्पीसीज, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी बातें कर रही हूँ। स्पीसीज डिफर बाय 1 H पॉजिटिव, और स्पीसीज मतलब पेयर ऑफ स्पीसीज, ये पेयर ऑफ स्पीसीज डिफर बाय 1 H पॉजिटिव is known as conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair, CABP। conjugate acid base pair क्या कह रहा है वो? कहता है कोई भी पेयर है, ये पेयर जो स्पीसीज का है, ये पेयर स्पीसीज कितने में डिफर हो? 1 H पॉजिटिव में। 1 H पॉजिटिव आयन। तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो मैंने एरो लगाए थे, जैसे HCl और Cl नेगेटिव, दोनों में क्या फर्क है बेटा? देखो ये पेयर है दो H स्पीसीज प्लस की, आयन का फर्क है। एक H प्लस आयन का फर्क है, तो इसका मतलब इन दोनों का ये पेयर, इस पेयर को क्या बोलोगे आप? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
इसी टाइप से देखो दूसरा पेयर निकालो, दूसरा जो मैंने निकाला था वो क्या निकाला था, NH3 and NH4 plus NH4 पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, conjugate acid एसिड base pair. बेस पेयर। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। Yes sir. यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा नोट देखो, in each conjugate acid base pair in each CABP, in each conjugate acid base pair जिसमें 1 प्रोटॉन मोर है, 1H मोर, वो होगा एसिड, और जिसमें 1H पॉजिटिव लेस होगा वो होगा बेस। ठीक है, आप कोई भी पेयर सिलेक्ट करोगे, उस पेयर में जिसके पास एक H ज्यादा है वो एसिड और एक H कम है तो वो बेस। जैसे अभी एग्जांपल बनाया आपने, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये बनाया, क्या बनाया आपने, HCl और सपोज Cl नेगेटिव, ये पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ना, तो इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, बताओ बेटा। HCl सर acid एसिड हमारा HCl है और बेस हमारा Cl माइनस है. अब हम क्या बोल सकते हैं, HCl को बोलेंगे एसिड और इस Cl नेगेटिव को बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट, लेकिन क्या, बेस. जो भी पेयर होगा उसमें एक जिसमें H ज्यादा होगा वो एसिड होगा, दूसरा उसका बेस होगा, कॉन्जुगेट बोल सकते हो एक दूसरे का। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो NH3 वाला, दूसरा एग्जांपल था NH3 और NH4 पॉजिटिव, इसमें देखो NH3 क्या है, बेस. बेस है, इसका मतलब ये बेस है, इसमें H कम है, इसमें एक H ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे, इट्स मतलब अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट। क्लियर होगी बेटी, इतना बात क्लियर होगी कि जो भी पेयर एक प्रोटॉन से डिफर होता है उसको क्या बोलते हो आप, CABP। अब उसमें पहचानोगे कैसे कि कौन कॉन्जुगेट एसिड है या कौन कॉन्जुगेट बेस है, जिसमें H ज्यादा होगा वो एसिड होगा, जिसमें H कम होगा वो बेस होगा। क्लियर। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ CABP है इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ conjugate acid base pair किसी रिएक्शन में इज न्यूट्रलाइजेशन। ब्रोंस्टेड कहता है ये न्यूट्रलाइजेशन है मेरे अकॉर्डिंग। भाई आर्हेनियस क्या कहता था, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, वाटर का एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, वही है न्यूट्रलाइजेशन. हाँ, लेकिन ये अलग ही बोलता है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। ब्रोंस्टेड अलग ही कंसेप्ट देता है, वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो CABP बनना, एक पेयर बनना जिसमें एक प्रोटॉन का फर्क होता है वो न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। यस सर, हो गया सर। जैसे इसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर HCl और Cl माइनस लिया, तो इसमें तो हमें पता ही है कि एसिड HCl है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो अगर हमें ऐसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं लगाना इस थ्योरी में, वो आर्हेनियस के लिए है बात बस। तो सर ऐसे हमें कोई अननोन वो दिया होगा तो उसमें से हम ये नहीं, कैसे बोल सकते हैं कि वो कॉन्जुगेट कौन सा और एक्चुअल एसिड कौन सा है? आपको यही तो रिएक्शन याद करनी है इस थ्योरी में, रिएक्शन का डायरेक्शन याद करना है ना, ये रिएक्शन याद करनी है आपको। अच्छा, डायरेक्शन से, ठीक। चलो आगे। यस सर। देखो सपोज आपको ये पता है कि HNO3 भी एसिड है, अब जो आप वाली बात की ना उसी पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने किया कि HNO3 भी एसिड है, वाटर के अंदर तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड थे ना, लेकिन वाटर में तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, 100% आयोनाइज्ड थे, लेकिन आपस में रिएक्शन कराने पे पता लगेगा कि इन दोनों में भी वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। तो HNO3 की जब H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये अपना एक H दे देगा इसको, एक H ये प्रोवाइड करेगा, ये बनेगा H2NO3 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव इधर चला जाएगा इसके पास और खुद बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। ये रिएक्शन याद करनी है वो आपने। तो HNO3 यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, इस रिएक्शन में कर रहा है. एक्सेप्टर है, प्रोटॉन
एक्सेप्टर है। और H2SO4 क्या है? डोनर, प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर। डोनर है। तो इसका मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब ये तो HNO3 वैसे तो एसिड होता था, लेकिन HNO3 की H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो अभी एसिड नहीं है। अब ये क्या बन गया देखो, बेस, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड बेस, और H2SO4 क्या है यहाँ पर? ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड। और इनके कॉन्जुगेट बनाओगे देखो, तो इसका कॉन्जुगेट किसके साथ बनेगा? इसके साथ। H2NO3+ के साथ। तो ये ब्रोंस्टेड बेस है और इसमें एक H ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस वो एसिड हो एसिड गया। होगा। अब एसिड हो गया इसका। और इस कॉम्बिनेशन को देखो, दूसरे वाले को, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट HSO4 है, तो इसका मतलब H2SO4 क्या हो गया? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। तो दोनों साइड में एसिड बेस मिलेंगे आपको, इधर भी देखो बेस और एसिड, इधर भी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिले। मतलब आप पेयर बनाते जाओगे तो क्या पेयर बनेगा? HNO3 का पेयर किसके साथ बनेगा? H2 H2NO3 प्लस। पॉजिटिव के साथ, पहला। दूसरा पेयर ये एक CABP पेयर बना रहे हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे हो। दूसरा पेयर क्या बनेगा आपका? H2SO4। वो किसके साथ जाएगा देखो बेटा? HSO4 नेगेटिव। अब देखो क्लियर कट जो तुम्हें समझाया वो लगाते जाओ। इस पेयर में साफ देख सकते हो कि जिसमें H ज्यादा वो क्या होगा? एसिड। और H कम है वो क्या होगा? बेस। इस बेस का आगे वाले को कॉन्जुगेट लिख दो। H2SO4 HSO4 में इसमें H ज्यादा है तो ये एसिड, इसमें एक H कम है तो ये बेस, साथ में कॉन्जुगेट है। क्लियर है? अब समझ आ रही है बात? सर तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे H2SO4 डोनेट कर रहा है अपना प्रोटॉन, तो वो HNO3 से ज्यादा स्ट्रांग होगा। यस, बिल्कुल हो सकता है। अब वही बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यही तो बातें आप जो आप पूछने चाहते हो ना, इसी तरीके से तो मैंने आपको माइंड क्या करना है। इसका मतलब नोट, अगर वाटर में दोनों ही क्या है? वाटर में दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इन वाटर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HNO3 and H2SO4 can't क्या? इन वाटर, वाटर में डालोगे तो दोनों ही 100% आयोनाइज है, HNO3 भी H2SO4 can't इन वाटर कंपेयर। समझ गए? क्योंकि वाटर में HNO3 भी 100% आयोनाइज, H2SO4 भी 100 आयोनाइज, तो हम ये नहीं बता सकते ना, हम दोनों को क्या मानते हैं वाटर के अंदर? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वाटर इनके लिए क्या है? वाटर इनको सेम लेवल देता है। वाटर एक्ट एज सेम लेवलिंग सोलवेंट। वो तो इनको सेम दे रहा था, उसके हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे थे, तो ब्रोंस्टेड थ्योरी ज्यादा पावरफुल हुई ना, ज्यादा बढ़िया हुई। एक तो वाटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और वाटर के बगैर हम दूसरों की कंपेयर भी कर रहे हैं इनको आपस में। तो वाटर जो हुआ, अगर कोई सॉल्वेंट किसी को सेम आयोनाइजेशन देता है तो उसमें उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए वाटर के अंदर तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हमें पता करना पड़े कि दोनों स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन हमें आपस में कंपेयर करना पड़े, तो हम आपस में रिएक्शन करा के देखेंगे, तो उससे पता लगेगा कि बट एक्चुअल बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी ने बदल दिया ना आंसर। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी HNO3 H2SO4 is more stronger acid than HNO3।
तो वाटर के अंदर हम जनरली वाटर ही कंसिडर करते हैं। ये थ्योरी तो हमारी अलग से जब पूछेगा प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट क्या सोचता है तभी आंसर देंगे, अदरवाइज तो HNO3 दोनों ही स्ट्रॉन्गर है। देखो मान लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक हमारा पहलवान है, हमारे शहर का, एक दूसरे शहर का पहलवान है, उस शहर में वो जो है वो सबसे ज्यादा पहलवानी करता है वो, तो अपने अपने शहर में तो दोनों ही स्ट्रॉन्गर है ना। लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उन दोनों का स्ट्रॉन्गर कौन है, उनमें तो क्या करना चाहिए हमें, दोनों को सर एक उन ही दोनों करवानी चाहिए। तो दोनों की रेसलिंग करानी चाहिए हमें, तब हमें जो जीतेगा वो स्ट्रॉन्गर और जो हारेगा वो वीकर। तो ऐसे ही HNO3 H2SO4 वाटर के अंदर तो सेम है, दोनों वाटर में डालते हैं तो दोनों ही 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हम आपस में रिएक्शन करा के देखते हैं तो पता चलता है कि H2SO4 प्रोटोन डोनर है और HNO3 प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें आया, H2SO4 में। H2SO4 में। और H2SO4 मोर स्ट्रॉन्गर देन HNO3 हो जाएगा। क्लियर? Yes. यस सर। चले यार आगे बेटा। यस सर। सर यस सर। हाँ बोलो। सर इस रिएक्शन में हमें याद ही करना पड़ जाएगा कि H2SO4 प्रोटॉन डोनर है हाँ या वो आपके 12th तक कई बार आएगा, वैसे ही याद हो जाएगा। अभी तो आपको नया नया लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, यस सर। तो बार बार पढ़ोगे तो पता ही लग जाएगा आपको। ओके सर। चलो बेटा आगे। और सर वैसे इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जैसे H2NO3+ को हमने कॉन्जुगेट एसिड बोला है, बट स्टिल फिर भी HNO3 जो है वो तो उससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा ना एज एन एसिड, कंपेयर करें तो। किस बस एसिड नाम दे दिया है। किससे कंपेयर, ये भी तो देखना पड़ेगा ना किससे कर रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड से अगर हम HNO3 को करें तो। HNO3 को कॉन्जुगेट से करेंगे तो जो फर्स्ट वाले होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर है, तभी तो रिएक्शन आगे जा रही है ना। सेकंड वाले वीक होंगे यस चाहे एसिड सर। में चाहे बेस में, और फर्स्ट वाले जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे। यस सर। अगर नहीं HNO सर, सर पर उसका नाम ही बेस दे दिया ना, मैं वो बोल रही थी। तो कोई बात नहीं, तो ब्रोस्टेड कहता है आप कोई भी पेयर उठा लो, कोई फिक्स नहीं कहते कि आप ये एसिड या बेस है, वो कहता है कोई फिक्स नहीं है, आप किसके साथ किसको लेते हो वो डिसाइड करेगा कौन एसिड है कौन बेस है। हाँ सर, नाम से ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ सर आपके इस डिवाइस से थोड़ी इको के साउंड आ रही है। नहीं, मैं तो जैसा पढ़ा रहा हूँ सबको, बाकी को भी हो रही है कि प्रॉब्लम? नो सर। नो नो सर। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। बेटा वो आप थोड़ा उसका आप अपना ये कनेक्शन एक बार देख लो। चलो बेटा तो सर दो एसिड के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा ना इसमें, वीक और स्ट्रॉन्ग बताने के लिए। हाँ वीक और स्ट्रॉन्ग बताने, मतलब नाम से नहीं देखा जाएगा कि नाम एसिड है तो ऐसे नहीं बोलेंगे वो एसिड ही है। दो एसिड में भी तो एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, आपस में रिएक्शन करा के चेक करेंगे। यस सर। चलो चलो आगे बेटा। यस सर। यस सर। इस थ्योरी का यूज आने वाला है, एक ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको कि सपोज ऐसा इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे क्वेश्चन। सपोज मैं आपको कहूँ कि हाँ सर दो स्ट्रॉन्ग बेस का कोई रिएक्शन नहीं है। बेस का भी हो सकता है, वो भी आएंगे, लेकिन अभी हम इसको कर रहे हैं थोड़ा इजी है यहाँ से समझना, तो बेस का भी हो ही जाएगा ना। तो ओके जैसे सर। देखो, जैसे HCl है, मैं आपसे पूछूं कि HCl और CH3CH, HCl और CH3CH में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन HCl। ज्यादा बेसिक है ना। और जो इनका ऑर्डर आएगा ना वही इनके कॉन्जुगेट का भी वही आना है। अगर मैं Cl नेगेटिव या CH3CO नेगेटिव का भी पूछूंगा तब भी वही ऑर्डर आना है जो ऊपर वाले। तो क्लियर कट है कि HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इधर से इधर जाऊंगा तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, आप कई तरीके के आंसर दे पाओगे। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो CH3 उसके कंपैरिजन में क्या है, वीक एसिड। एसिड है। ये भी तो बोल सकता हूँ कि एसिड बेस वाली रिएक्शन भी तो दे सकता हूँ ना, वो तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपने। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इन दोनों में इधर से इधर जा रहा हूँ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, कम हो रहा है। एसिडिक कम हो रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक। बेसिक। अब मैं इसको अगर उल्टा आंसर देना चाहूँ तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वीक एसिड को एसिटिक एसिड को क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोल सकता हूँ, वीक बेस। मतलब एसिड बेस का कंपैरिजन कर सकते हो इस थ्योरी से आप।
तो इससे आप, और जो उनका ऑर्डर आएगा वही उनके कॉन्जुगेट का होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा Cl नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव में मोर बेसिक कौन है, ये आ जाएगा ना, Cl नेगेटिव लेस बेसिक है, जो ऑर्डर खुद का वो इस तरीके का। और आपको याद हो पीरियोडिक टेबल जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर बताया था, नॉट, मैंने बोला था फोर हाइड्राइड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, फोर हाइड्राइड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक। एसिडिक। टॉप टू बॉटम आओगे तब भी कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक। एसिडिक। ये बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पीरियोडिक टेबल में कार्बन पहले आता है, तो कार्बन का हाइड्रेट मैंने बनाया CH4, और नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का हाइड्रेट बनाया NH3, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का हाइड्रेट बनाया H2O, और फिर फ्लोरीन का बनाया HF। ये ऊपर से नीचे चला, HF से HCl, HBr, HI। तो आप क्लियर कट बता सकते हो ना कि CH4 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, NH3, NH3 से ज्यादा एसिडिक H2O, H2 से ज्यादा HF, फिर HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। अगर मैं इनके कॉन्जुगेट लूं तो उनका ऑर्डर भी यही आएगा बेटा, CH3, इसका कॉन्जुगेट देखो NH2 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट देखो OH नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट F नेगेटिव, Cl का Cl नेगेटिव, Br का Br, HBr का Br नेगेटिव, HI का I नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर बनाना चाहूं तो मैं ये लिख रहा हूं, देखो CH3, NH2, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। मैं अगर इधर से इधर बोलूं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, बेसिक। बेसिक। ये एग्जाम में आने क्वेश्चन आपके। तो इसका मतलब क्लोरीन से ज्यादा बेसिक कौन है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से ज्यादा बेसिक कौन है, NH2, NH2 से ज्यादा बेसिक कौन हुआ, CH3। क्लियर। ऐसे में ये दे दूंगा आपको, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इधर से इधर बेसिक कैरेक्टर पूछूंगा, नीचे से ऊपर की साइड, तो क्या होगा, बढ़ेगा सर बेसिक कैरेक्टर। बेसिक बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जो हाइड्रेटों का है वही तो आना है, इनका भी जो हाइड्रेटों का आना है वही इनका आना है, तो ऊपर बेसिक बढ़ेगा। तो आयोडाइड से ज्यादा बेसिक कौन होगा, Br नेगेटिव, Br से नेगेटिव से ज्यादा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव से ज्यादा। तो जो इनका आना है वही फिर इनका भी आना है। जैसे CH3 ना लिख के मैं कॉन्जुगेट लिखूं CH4, या मैं NH3 लिखूं, या मैं वाटर ले लूं, या मैं HF ले लूं। तो ये थ्योरी बहुत काम की थ्योरी है, बहुत जबरदस्त थ्योरी है, कि इससे तो आप किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हो। या F नेगेटिव ना लिख के क्या लूं मैं, HF, HCl ले लूं, HBr ले सर लूं। तो फिर जब हम ये लिख सकते हो जो आप अभी लिख रहे हैं, तो हमने फिर सिर्फ आयंस आयंस को क्यों कंपेयर करा? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ना, एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, सीधा सीधा थोड़ी पूछेगा, जैसे क्वेश्चन बना तो के करवा रहा हूँ इसी तरीके से तो पूछेगा वो। तो वो एसिडिक या बेसिक नहीं पूछेगा, वो एलिमेंटल फॉर्म में पूछेगा, मतलब आयनिक, सॉरी आयनिक फॉर्म हाँ, में। वो आइंस बना के पूछेगा। तो हमें पता है जो नॉर्मल का आएगा वही उसके कॉन्जुगेट का आना है। ओके। क्लियर कर लोगे बेटा ऐसी प्रॉब्लम आप। यस सर। चले आगे। यस सर। तो देखो दो सर थ्योरी। हाँ, सर वो जब हम एच से नीचे की ओर जाएंगे HI तक, तो फिर सर उसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है सर? बेसिक करना चाहिए ना, क्योंकि नहीं इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, बॉन्ड लंबा हो रहा है ना, जितना लंबा बॉन्ड होगा जल्दी टूटेगा ना, अच्छा हाँ हाँ, वैसे भी। इसलिए यस। एसिडिक कैरेक्टर। अलग अलग फैक्टर होते हैं ना देखने के लिए। अच्छा यस सर। चले आगे बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत अच्छी है, किसी को भी कंपेयर कर रही है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के पास H है ही नहीं तो लेगा देगा कैसे। तो इस हिसाब से तो इसमें जिसके पास H है नहीं तो वो तो फिर एसिड बेस कैरेक्टर कैसे करेगा, ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने सर उसका एक नाम, मिनट पीछे कर दीजिए थोड़ा। हम्म, सर एक बार पीछे कर दीजिए। हो गया सर।
फिर क्या आया, एक और साइंटिस्ट आया बेटा, उसने कहा कि मान लो आपके पास प्रोटॉन भी नहीं है, एच है ही नहीं, तो भी एक तरीका है। उसने फिर एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं लेइस कंसेप्ट। लेइस साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर बेस बनाया। कहता है अगर मान लो एच नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन पेयर देखो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोई सब्सटेंस, फर्निश मतलब डोनेट करता है, पर क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या चीज, पेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बेस है। और अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड। उसने प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर को बेस बनाया। उसने बोला कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जैसे ये देखो NH3 है ना, ये वाला पहला एग्जांपल देखो, और इधर BF3 है। तो NH3 क्या है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए क्या है ये एसिड। नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बेस। पेयर बेस, देगा तो बेस, यस सर, प्रोटॉन से बेस है। उल्टा है, प्रोटॉन से उल्टा। और BF3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए एसिड। एसिड। और उनके बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ये वाला डेटिव बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, अनइक्वल शेयरिंग वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज न्यूट्रलाइजेशन। ये कहता है मेरे हिसाब से ये न्यूट्रलाइजेशन। देखो जैसे H पॉजिटिव ही ले लिया, H पॉजिटिव ले लिया, अमोनिया ले लिया, तो लोन पेयर जो ये देगा इस H पॉजिटिव को, तो H ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो HNH3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो जो है एसिड, ये बेस। और F नेगेटिव होगा तो F नेगेटिव के पास ऐसे लोन पेयर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फिर फ्लोरीन को दे देगा तो acid base। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो एसिड। तो कैसा है, H हो चाहे ना हो, तो फिर आप इस तरीके से देख सकते हो। तो आपके बेटा 3 साइंटिस्ट ने, मतलब वैसे तो और बहुत थ्योरी है, बट आपके 3 साइंटिस्ट का वर्क आपको देखना है कि किस किसने किस बेस पर आपको एसिड बेस पहचानने के लिए बोला। क्लियर? सर मतलब सबसे अच्छी थ्योरी सर ब्रॉन्स्टेड वाली है। नहीं, फिर टोटल मिला के है, जिस पर जो लगेगी वो लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या है। ओके सर। सर भाई फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड होता है ना। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव, कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है बेटा डेटिव, पढ़ा नहीं बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम बॉन्डिंग होता है ना, कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम डेटिव होता है, डेटिव बॉन्ड। ओके सर। देखो बेटा इसमें क्या है, लुईस कंसेप्ट सर हमारा बॉन्डिंग भी बंद होगा, केमिकल बॉन्डिंग होता है। सर हमारा केमिकल बॉन्डिंग भी लास्ट में होगा, जो आप कल बता रहे थे कि मैं लास्ट में करवाऊंगा। सर एक बार पीछे कर दीजिए। जिसका जो रह रहा है वो तो बाद में आएगा ही, वो बाद में होगा, बीच में तो कैसे हो सकता है, रुक के तो नहीं हो सकता ना, बाकी सब बच्चों का रुक के तो उनका नहीं हो पाएगा, तो एंड में ही होगा वो। फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो लेइस के अकॉर्डिंग, अब देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, मोल कंसेप्ट में आपको याद हो मैंने एन फैक्टर करवाए थे, तो एक एग्जांपल करवाया था मैंने H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 को का नाम है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को वाटर में डालते थे, तो मैंने वहां पर लिखवाया था आपको स्पेशली, हटवाया भी था लिखवाया भी था, कि अगर बोरिक एसिड को H3BO3 को ऐसे भी लिखते हैं BOH थ्राइस, बोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो बोरिक एसिड में इवन खुद के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये अपने हाइड्रोजन देता ही नहीं, ये उल्टा जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करता है और OH को ले जाता है वाटर वाले को। तो H3BO3 जो है वो फिर BOH4 बना देता है नेगेटिव, और H पॉजिटिव बना देता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो BOH4 कैसे बना, जो पहले BOH3 तो थे इसके पास, और एक इसने OH वाटर से ले लिया और वहां से लोन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसलिए आपको बोरिक एसिड को कौन सा एसिड बोलते हो आप बोलते हो लेइस एसिड। लेइस लेइस एसिड। एसिड रटा रटा के बोला था मैंने। और एक OH ले रहा है, एन फैक्टर 1 होता है, एक OH ले रहा है, बाकी तो H पॉजिटिव देते हैं एसिड, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, OH ले रहा है, एक लेता है, तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। एसिड के लिए बेसिक वर्ड यूज होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि H3BO3 जो है बोरिक एसिड जो है वीक, तो ये वीक है, ये कंप्लीटली नहीं होता, थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है, वीक। मोनोबेसिक एसिड के लिए बेसिक वर्ड यूज करते हैं, बेसिसिटी। वीक, मोनोबेसिक, और किस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड है? लुईस थ्योरी। ये वर्ड रट लेना, वीक मोनोबेसिक लीस एसिड है। H3BO3 क्या है? वीक मोनोबेसिक लीस एसिड। क्यों हुआ बेटा लीस एसिड? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वेरी गुड। और मोनोबेसिक क्यों है ये? क्योंकि सर ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और वीक क्यों है ये? क्योंकि सर ये, यस सर, इक्विलिब्रियम पूरी रिएक्शन नहीं कर रहा, कंप्लीटली वाटर उससे रिएक्ट नहीं कर रहा। तो H3BO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा। तो H3BO3 में तीनों वर्ड, अभी पिछले से पिछले साल शायद मुझे ध्यान आ रहा है, या क्या आया था क्वेश्चन भी आया, पिछले से पिछले, जैसे तो आता रहता है। तो तीनों लेटर याद करने हैं, वीक, मोनोबेसिक, लेइस एसिड। क्लियर? यस सर। यस सर। तो हर एक थ्योरी के अपने जो है प्रो एंड कॉन्स हैं बेटा, फायदे भी हैं हर किसी के। पिछली वाली स्लाइड दिखा सर, इसमें जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखा है उसमें H पॉजिटिव कैसे बच गया लास्ट में? वाटर से OH उधर चला जाएगा तो H तो रह जाएगा ना वाटर का। वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो ना, वाटर में रिएक्शन किया तो OH तो चला गया, तो ये OH नेगेटिव चला गया, H पॉजिटिव रह गया ये ना। लेकिन ये H पॉजिटिव बोरिक एसिड का थोड़ी है। ओके 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 यार सर इससे, यस सर। चले आगे बेटा। सर इससे पिछली भी दिखा दीजिए एक बार स्लाइड। हो गया सर। चलो बेटा आगे। सर एक बार इसके आगे वाले स्लाइड पे रोक दो 2 मिनट। सर इसके बाद वाले स्लाइड दिखा दो। बोरिक एसिड को वीक मोनो बेसिक क्यों कहते हैं? मोनो का मतलब एक, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब बेस, तो मोनो बेसिक। इक्विलिब्रियम बना रहा है इसलिए वीक, कंप्लीटली नहीं रिएक्शन जा रही। ओके सर। हो गया बेटा? यस सर। ये जो आपका है यहाँ पर, यही इसको हम स्टॉप करेंगे रिएक्शन को। ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, देखो ये क्वेश्चन जैसे विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये देखो P वाले हैं, याद है P वाले कैसे देखते थे? एन फैक्टर मतलब कितने रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन, H3PO4, H3PO3, H3PO2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। वेरी गुड। ऑक्सीजन में एक कम करते थे, तो एन फैक्टर ऑक्सीजन 4 है तो इसका 3 आएगा, इसमें 3 है तो 2 आएगा, इसमें 2 है तो 1 आएगा। ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, ये 2, ये 1। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो एसिड होता है उसकी बेसिसिटी होती है, इसका मतलब H3PO4। तो H3 करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बेसिसिटी ऑफ H3PO4 कितनी होगी? 3। और H3PO3 की 2 होगी, इसका मतलब ये गलत होगी। एसिडिटी तो यूज ही नहीं करनी। एसिड के केस में क्या होती है? ऑप्शन डी, बेसिसिटी हो जाएगा। तो बेसिसिटी ऑफ H3PO4 की 3 और 3 की 2, ये सही है। इस टाइप के फिर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना। इसमें हम कैसे निकालते हैं एन फैक्टर?
जितने ऑक्सीजन होते हैं फास्फोरस के केस में, स्पेशली फास्फोरस के केस में, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा था क्या वैसे आपने, भूल गए? फास्फोरस के केस में जितने ऑक्सीजन होते हैं उसमें एक कम कर दिया करो, एन फैक्टर निकल आएगा। ऑक्सीजन है ये O, ऑक्सीजन -1, जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक कम कर दो। एक चीज को 10-10 बार थोड़ी करते हैं यार, इसको 1-2 बार किया चैप्टर में तो अगले चैप्टर में क्या होगा, 2 का 1। इंजीनियरिंग में तो बेटा that's all about for today class. See you very soon for next part of this lesson, है ना? Till then, Good night, sir. Good night. Good night. Good night. Good night, sir. Thank you, sir.